नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। ब्राजील ने भारत से प्राथमिकता के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराक भेजने का अनुरोध किया। पंजाब में निजी कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद शुरू की। भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाने में सफलता हासिल की। अमेरिका ने पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ज़की-उर-रहमान लख्वी को सजा देने को कहा। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली कोविन के बारे में भी बताया गया। इस पर अभी तक 79 लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। राष्ट्रीय नियामक ने कोरोना के 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और इससे कम आयु तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका दिया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। टीकाकरण कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। कुल 2360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, प्रशिक्षण श्रृंखला अधिकारी, आईईसी अधिकारी और अन्य भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा 61,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रबंधन, 2 लाख टीकाकरण कर्मी तथा 3,70,000 अन्य कर्मियों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोविड की 2 वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और ये वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है। राष्ट्रपति कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के समापन सत्र में बोल रहे थे। We supplied medicines to nearly 150 countries, making the world look at India as the pharmacy of the world. The recent success of our scientists and technicians in developing 2 COVID vaccines is a matter of achievement for the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is driven by the spirit of global well-being. राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी ने बहुत व्यवधान पैदा किए हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को इस मुश्किल समय में स्वदेश लाने के लिए विदेश मंत्रालय और राजदूतावासों की सराहना की। श्री कोविंद ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने, फंसे हुए छात्रों की मदद करने, बुजुर्गों की देखभाल करने, धन एकत्र करने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ आया है। इससे पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वदेश में निर्मित कोविड के 2 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही,
बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं, बल्कि भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियों की विश्व भर में सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रीच डायवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जब भी वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतीयों की गाथाएं सुनते हैं, तो उन्हें बड़ा गर्व होता है। आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए, भारत को भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे, आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे। और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं। भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भारत में बनी कोरोना की दवा कोविशील्ड की 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। ये वैक्सीन पुणे के भारतीय सीरम संस्थान ने बनाई है। श्री बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कोविशील्ड वैक्सीन ब्राजील को शीघ्रता से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ब्राजील में कोरोना टीकाकरण शुरू करने और नए प्रकार के खतरनाक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ब्राजील सरकार ने देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने का फैसला किया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,00,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% रह गई है, जो विश्व में न्यूनतम दरों में से एक है। देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,50,798 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 519 नए मरीजों का पता चलने के साथ संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 6,29,801 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 6,15,452 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,666 हो गई है। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 3,683 लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के नए स्ट्रेन पर पूरी नजर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर काफी कम हो गई है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करना है। इसलिए बचाव और उपचार की प्रभावी प्रणाली लागू की जानी चाहिए। श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक प्रणाली की समीक्षा कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की तर्ज पर राज्य में विषाणु विज्ञान केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यूनाइटेड किंगडम सहित जिन देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है, वहां से प्रदेश में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट सुनिश्चित करते हुए उनका कम से कम 7 दिन का क्वारंटाइन किया जाए। कोरोना वैक्सीनेशन के सफल आयोजन के लिए कल राज्य में अंतिम ड्राई रन किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के दौरान प्रदेश में 1,500 वैक्सीनेशन सेंटर्स के 3,000 बूथ पर टीकाकरण कार्य किया जाएगा। इसके लिए 1,300 कोल्ड चेन स्थापित की गई हैं। उधर प्रदेश में अब तक कोरोना की 2,51,00,000 से अधिक जांच हो चुकी हैं और कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.67% हो गई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 5,72,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर छुट्टी पा चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 300 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी। 5 सदस्यों की एक समिति प्रत्येक केंद्र पर इस अभियान की निगरानी करेगी। 4,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। इस बीच राज्य में 2,50,858 मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.83% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 1.42% अधिक है। गुजरात में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल गांधीनगर में टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के भंडारण की क्षमता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कुल 27,934 वैक्सीन साइट और 2,236 कोल्ड चेन स्थापित किए गए हैं। 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकरों के उपरांत वैक्सीन देने वाले 17,128 प्रशिक्षित कर्मचारी भी ड्यूटी पर रहेंगे। वैक्सीन के पहले चरण में 4,33,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके दिए जाएंगे। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले 1 करोड़ 6 लाख लोगों को और गंभीर बीमारी वाले 50 वर्ष से कम आयु के 2,71,000 लोगों को भी प्रथम चरण में ही वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 675 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में कुल 8,149 सक्रिय मामले हैं, जबकि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.01% हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के 3,581 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण के कुल मामले 19,65,556 हो गए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 57 लोगों की मृत्यु के साथ ही महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण से अब तक कुल 50,027 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड से मृत्यु दर 2.55% है। पश्चिम बंगाल में कल 787 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,59,886 हो गई है। कल कोरोना से 20 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की संख्या 9,922 तक पहुंच गई है। कोलकाता और उत्तर 24 परगना जिलों में 5-5 और हावड़ा में 4 लोगों की मौत हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.79% हो गई है।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 899 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं दूसरी ओर 872 लोगों को कोविड से स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस समय 9,452 कोविड संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य में अब तक 12,138 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में ब्रिटेन से आए कोविड के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या बात है दोस्त, लग रहा है 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। ब्राजील ने भारत से प्राथमिकता के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराक भेजने का अनुरोध किया। पंजाब में निजी कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद शुरू की। भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाने में सफलता हासिल की। अमेरिका ने पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई हमले के लिए लश्कर ए तैयबा के आतंकी जकीउर रहमान लखवी को सजा देने को कहा। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 220 रन बनाए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारतीय रेलवे ने 1612 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग में से 1280 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर गाड़ियों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाकर नए वर्ष की शुरुआत की है। इस मार्ग में विजयवाड़ा दुआदा रेलखंड को छोड़कर समूचा स्वर्णिम चतुर्भुज दक्षिणी मध्य रेल मार्ग शामिल है। विजयवाड़ा रेलखंड पर सिग्नल प्रणाली उन्नत करने का काम प्रगति पर है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड पर सभी बाधाएं दूर करके तथा सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से पटरियों को मजबूत करके गति सीमा बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। इन कार्यों में भारी रेल पटरियां बिछाना, 260 मीटर लंबे वेल्डिंग रेल पैनल स्थापित करना और पटरियों के घुमाव में सुधार करना शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वार्षिकी श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2020 की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। पिछले वर्ष कोविड महामारी ही सबसे बड़ी खबर रही और भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इससे निपटने में काफी हद तक सफलता हासिल की। भारतीय रेलवे ने लोगों को बाधा रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ये न केवल यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। नए भारत की बढ़ती जरूरतों के मुताबिक भारतीय रेल लगातार कुशल, सुगम और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करके देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। पिछले वर्ष रेलवे को कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन रेलवे ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए देश भर में आवश्यक सामानों की आपूर्ति की और लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। साथियों, बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी।
और रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया जाए। रेलवे ने सभी कोचों में बायोटॉयलेट लगाकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। किसान रेल सेवा की भी शुरुआत की गई है ताकि किसानों की उपज को देश भर में तेजी के साथ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है। बीते कुछ वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली जैसी पहल की भी शुरुआत की गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पंजाब में गैर सरकारी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद कर रही हैं। कपास की खरीद के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी भारतीय कपास निगम 5,665 रुपये से 5,725 रुपये प्रति क्विंटल तक की दर से कपास की खरीद कर रही है, लेकिन निजी कंपनियां 5,900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीद रही हैं। इनमें पंजाब के विभिन्न भागों के कपास कारोबारी और कारखाने शामिल हैं। राज्य के कपास किसान अब अपने उत्पाद निजी कंपनियों को बेच रहे हैं। भारतीय कपास निगम के पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि अब निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की बढ़ती मांग और ऊंची कीमत के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर कपास की खरीद कर रही हैं। केंद्र के पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग ने बर्ड फ्लू संभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए परामर्श जारी किया है। 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से भी पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबर मिली है। इसके अलावा दिल्ली में संजय झील में भी बतखों के मरने की सूचना है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद करना चाहिए। जलाशयों, मुर्गा मंडियों, चिड़ियाघरों, मुर्गी फार्मों पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए तथा मरे हुए पक्षियों का उचित निपटारा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में पक्षियों के मरने की खबर के बाद सभी संबंधित सरकारी विभागों से सतर्क रहने को कहा है। जम्मू के वन्य जीव संरक्षक अनिल अत्री ने कहा कि घराना क्षेत्र में हर समय निगरानी की जा रही है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। उन्होंने कहा कि उधमपुर, राजौरी और जम्मू क्षेत्रों में पक्षियों के मरने की खबर के बाद विशेषज्ञों के दल ने नमूने एकत्रित किए और उन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर भी प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए 14 जनवरी तक मुर्गियों के लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक $50 खरब का बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए देश में ढांचागत सुधार तेजी से किए जा रहे हैं। कल प्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, उत्पादकता और दक्षता में गुणात्मक सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारतीय उद्योग देश के निर्यात का संवर्धन, परिष्करण और विस्तार कर सके। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए दुनिया भर में नए बाजारों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय उपभोक्ता बाजारों को अधिक गहराई से जानते हैं और वो विदेशी बाजारों की जरूरतों के अनुरूप विशेष उत्पाद बनाने के मामले में भारतीय उद्योग जगत का मार्गदर्शन कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भंडारा जिले के अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत की जांच के लिए स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर संध्या तयाड़े के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ये समिति 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी अस्पतालों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच करने और पिछली जांच रिपोर्टों की स्थिति की पड़ताल करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने भंडारा दुर्घटना के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जिला अधिकारी के साथ चर्चा की है। श्री ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ज़की-उर-रहमान लख्वी को दोषी ठहराए जाने के फैसले के पीछे पाकिस्तान की नीयत पर संदेह व्यक्त किया है और इमरान खान सरकार से कहा है कि वो लख्वी को उसके अपराधों की सजा के लिए गंभीर रुख अपनाए। हाल ही में भारत ने भी 26 नवंबर के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लख्वी पर पाकिस्तान की कार्रवाई को दिखावा और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल को गुमराह करने की कोशिश बताया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लख्वी का अपराध आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है और पाकिस्तान को मुंबई हमले सहित अन्य आतंकी हमलों में शामिल होने के लिए लख्वी की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।
शुक्रवार को लाहौर की आतंकरोधी अदालत ने आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने के एक मामले में लखवी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। भारत ने कहा है कि यह फैसला FATF की शर्तों का पालन करता हुआ दिखने के उद्देश्य से लिया गया है। FATF की बैठक अगले महीने होनी है। भारत का कहना है कि महत्वपूर्ण बैठकों से पहले इस प्रकार का दिखावा पाकिस्तान की आदत बन गई है। सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 244 रन पर आउट करके 94 रन की बढ़त हासिल की थी। पैट कमिंस ने 4 और जॉश हेजलवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहा। तापमान 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान 23 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में दोपहर के समय आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम के समय बादल छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 2 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से किरण शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ विशाल। धन्यवाद नवीन। देश में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश में 16 से शुरू होगा टीकाकरण। पत्र लिखता है, लोहड़ी, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनी गई तारीख। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, इंतजार खत्म, 16 जनवरी से देश में टीके का सुरक्षा चक्र। पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से दिया है, हमारे वैक्सीन प्रोग्राम पर दुनिया भर की नजर। वहीं अमर उजाला लिखता है, मंगल टीका 16 से होगी शुरुआत, जबकि जनसत्ता की सुर्खी है, कोरोना महामारी पर जीत के लिए भारत तैयार। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान पत्रिका में है, दिल्ली में बाहरी राज्यों से मुर्गियों के आयात पर रोक। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में मंडी और पार्क बंद होने को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए 300 आतंकी की खबर को अपने पहले पृष्ठ पर दिया है। पत्र लिखते हैं, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने एक टीवी शो में ये स्वीकार किया। लद्दाख में घुसे एक चीनी सैनिक को हिरासत में लेने की खबर भी सभी अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर की खबर हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने दी है। दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना। हिंदी भारतीय प्रवासियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदुस्तान ने दिया है, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, न्यूजीलैंड सहित कई देशों में बढ़ रहे हैं हिंदी बोलने वाले। और फास्टैग न लगवाने पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सख्त, 15 फरवरी के बाद जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा उसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये खबर दैनिक भास्कर में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। पहले चरण में 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। ब्राजील ने भारत से प्राथमिकता के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख खुराक भेजने का अनुरोध किया। पंजाब में निजी कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर कपास की खरीद शुरू की। भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाने में सफलता हासिल की। अमेरिका ने पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीउर रहमान लखवी को सजा देने को कहा। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 238 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।